इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जो कि उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस प्रश्न पत्र का विज्ञान पार्ट आप देखने जा रहे हैं। यदि आप सुपर टेट 2018 और सुपर टेट 2019 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। यहाँ पर मैं बता दूं कि सुपर टेट की परीक्षा में विज्ञान से कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ उत्तर बताना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ों को अच्छे से समझाना है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ उत्तर जानना होता तो आप आंसर की भी देख सकते थे। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। पहला प्रश्न पूछा गया था, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं। यहाँ पर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक की बात की गई है, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी ये सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। अब निरपेक्ष और सापेक्ष क्या होता है इसको समझिए। देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो पहला माध्यम सघन है या फिर विरल है और दूसरा माध्यम सघन है या फिर विरल है। इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा या फिर अभिलंब से पास आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा केस, इसमें भी पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। इसमें भी पहला माध्यम वायु था और दूसरा माध्यम जल था। यानी अगर पहला माध्यम फिक्स हो कि वायु ही होगा तो उस कंडीशन में इसको अपवर्तनांक को हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम हमेशा क्या होता है, वायु होता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में वायु के सापेक्ष ही जल और कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया, यानी ये दोनों कैसे अपवर्तनांक होंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि पहला माध्यम क्या है, वायु हमेशा फिक्स है दोनों कंडीशन में। और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि पहला माध्यम यहाँ पर वायु नहीं होता बल्कि कोई अन्य माध्यम हो सकता है, जैसे जल, कांच, लोहा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वायु नहीं होगा पहला माध्यम। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र ये कहता है कि वायु में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। देखिए पहला माध्यम वायु था तो वायु में प्रकाश किस गति से या फिर किस वेग से गति कर रही है, और जल दूसरा माध्यम था तो जल में प्रकाश किस वेग से गति कर रही है, उन दोनों का अनुपात जो होगा वो उसका अपवर्तनांक कहलाएगा। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं म्यू से। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसको लिखते हैं 1μ2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष। देखिए 1 का मतलब है पहला माध्यम, ये पहला माध्यम होगा, ये दूसरा माध्यम होगा, यानी 1μ2 यानी कि क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष, 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, जल है, तो इसके जगह हम लोग जल लिख सकते हैं। यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और वहीं तो आपको प्रश्न में दिया गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 4/3। और दूसरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही तो दिया गया आपको कितना, 3/2। तो आपसे जल के सापेक्ष कांच का पूछ रहा है, प्रश्न में हमसे जल के सापेक्ष कांच का पूछ रहा है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वायु में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग, यानी पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, यही तो हो रहा था फॉर्मूला। तो देखिए पहला माध्यम क्या है, जल है, तो इसका हो जाएगा जल में प्रकाश का वेग डिवाइडेड बाई कांच में प्रकाश का वेग, यही तो होगा। पहला माध्यम जल है तो जल में प्रकाश का वेग, और दूसरा माध्यम कांच है तो कांच में प्रकाश का वेग। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या दी गई है 4/5, ठीक है। अब इसके अंश और हर में एक समान संख्या से अगर मैं भाग दे दूं, जैसे 4 में 3 से भाग दे दूं, अंश में भी और हर में, हर क्या है 5 है तो 5 में भी 3 से भाग दे दूं, तो क्या इस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ता है? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, फिर 4/5 आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। देखिए अंश और हर दोनों में हमने वायु में प्रकाश के वेग से भाग दे दिया। देखिए हमारा अंश क्या था, जल में प्रकाश का वेग, उसमें अंश में भी हमने वायु में प्रकाश के वेग से भाग दिया, और हर क्या था, कांच का वेग, उसमें भी हमने वायु में प्रकाश के वेग से भाग दे दिया। अब ये दोनों कट जाएंगे और फिर से हमको वही प्राप्त हो जाएगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर इससे फायदा क्या हुआ, तो इससे बहुत फायदा हुआ। आप समझिए, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, जल में प्रकाश का वेग बटे वायु में प्रकाश का वेग। और अगर इसके व्युत्क्रम को समझाए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग। वायु में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग, कुछ आपको याद आ रहा है? वायु में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे,
यहाँ पर लिख सकते थे वायु और म्यू और यहाँ जल, यही तो लिख सकते थे, क्योंकि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ही तो है ये। और चूंकि वायु का वेग अंश में होना चाहिए, यहाँ पर हर में है, तो इस वजह से मैंने इसको 1/, लिख दिया, व्युत्क्रम लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए वायु में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वायु और म्यू और यहाँ कांच, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दिया गया है। लेकिन चूंकि वायु का वेग ऊपर होना चाहिए और कांच में प्रकाश का वेग नीचे होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा दिया गया है, इस वजह से हम लोग व्युत्क्रम लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर। हम लोग इस फॉर्म में क्यों कर रहे हैं अब तक, क्योंकि इसी की तो वैल्यू दी गई है हमको, और इसी की वैल्यू रख करके हमको सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब देखिए सबकी वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 4/3, और व्युत्क्रम में है यानी 1/4/3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 3/2। यहाँ तक क्लियर। अब ये व्युत्क्रम में था तो ये अंश हर में हो जाएगा, हर अंश में हो जाएगा, यानी 3/4 बटे क्या हो जाएगा, 2/3। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, यानी कि हमारा जो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9/8 आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप डायरेक्टली सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जब भी सापेक्ष अपवर्तनांक की बात की जाती है तो हमेशा μ2 डिवाइडेड बाई μ1 होता है, यानी μ2 कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये μ2 हो जाएगा, ये μ1 हो जाएगा। डायरेक्टली आप भाग देख सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये उत्सुकता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, इस वजह से ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए तो फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो कभी भी आप परीक्षा में ये प्रश्न गलत नहीं करेंगे, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न को। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। देखिए जो वैल्यू गिवन है उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। विद्युत बल्ब 20 सेकंड, सेकंड मतलब समय की बात की जा रही है, 20 सेकंड समय दिया गया है। और क्या दिया गया है, यहाँ देखिए विद्युत ऊर्जा दी गई है, विद्युत ऊर्जा यानी एनर्जी की बात की जा रही है। कितना दिया गया है, 2000 जूल दिया गया है, ठीक है। तो आपसे इसकी शक्ति पूछी जा रही है, शक्ति मतलब P की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, पावर। तो शक्ति का आपने परिभाषा पढ़ा होगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। और जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, यानी कि W की जगह हम लोग E भी लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में, और बटे T हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए E की वैल्यू हमको कितना दी गई है, 2000 दिया गया है, बटे T का वैल्यू कितना दिया गया, 20 दिया गया। तो इससे देखिए कटेगा और ये 100 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका शक्ति कितना आ जाएगा, जूल, 100 जूल पर सेकेंड, यही आपका पावर हो जाएगा, यानी कि शक्ति की वैल्यू हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। आपका उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। थोड़ा सा और समझ लीजिए क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पृथ्वी के बाहर जो भी गैसों का वायुमंडल है उनको कुछ भागों में विभाजित किया गया है। जैसे 0 से 10 किलोमीटर के रेंज को, यहाँ से देखिए ये पृथ्वी का सतह है, और यहाँ से 10 किलोमीटर का जो रेंज होगा इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। और पृथ्वी के सतह के बाद 10 किलोमीटर से लेकर के और 50 किलोमीटर का जो रेंज है, यानी ये वाला रेंज 10 से लेकर के 50 किलोमीटर का जो रेंज है उसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। और इसी समताप मंडल के बीच ही ओजोन ये गैस का एक लेयर पाया जाता है, मोटी लेयर होता है, जिसको हम लोग ओजोन परत कहा जाता है। देखिए जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें चलती हैं तो इन्हीं ओजोन परत के द्वारा इन किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से रक्षा का कार्य करती है, क्योंकि ये जो किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें, ये बहुत हानिकारक होती हैं। अगर मनुष्य के स्किन पर ये किरण पड़ जाए तो मनुष्य के स्किन कैंसर और चर्म रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये ओजोन लेयर ही इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और लगभग 90 से 99% भाग ये पृथ्वी पर आने से रोक देती है। अब आप कहेंगे कि 90 से 99 रेंज क्यों दिया गया है, तो देखिए अब आप कहेंगे कि ये रेंज क्यों दिया गया है कि 90 से 99%, क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीशन होता जा रहा है, यानी कि क्षरण इसका होता जा रहा है। और ये जो लेयर है इसकी मोटाई सभी जगह समान नहीं है। यहाँ पर जो ध्रुव होंगे वहाँ पर इसकी लेयर की मोटाई कुछ अलग है, और जो विषुवत रेखा है यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो कुछ अलग है। इसी वजह से
इनका रेंज डिफाइन किया जाता है कि 90 से 99% किरणों को ही ये अवशोषित कर पाते हैं, बाकी की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, सिर्फ ये पूछा गया था कि किन किरणों को अवशोषित करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है? सबसे पहले ये टर्म आपको जानना अनिवार्य होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेहता क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, जब भी कोई परमाणु होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये नाभिक हो गया जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, तो इस परमाणु के जो सब सेल होते हैं, यहाँ पर हो गया, इसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि जो सबसे बाहरी कक्षा है, उसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के बाद जो ऊर्जा विमुक्त होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेहता। फिर से समझिए, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के बाद जो परमाणु के द्वारा एनर्जी रिलीज की जाती है, उसी शक्ति या फिर उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेहता के नाम से जानते हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग जानते होंगे। इसमें जो 17वां कॉलम होता है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होते हैं। इन्हीं तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हैलोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। हैलोजन ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक, यानी कि ये सभी जो तत्व हैं वो लवण का निर्माण करते हैं। जैसे कि Cl को आप देखिए, Na से क्रिया करके NaCl लवण का निर्माण करता है, और ये सभी तत्व भी लवण का निर्माण करते हैं। इसी वजह से इसको हैलोजन कहा जाता है, क्योंकि हैलोजन ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ ही होता है लवण उत्पादक। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अब प्रश्न में यही बोल रहा है कि इन सभी हैलोजन तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेहता किसकी होगी, यानी कि बाह्यतम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेशित किया जाए तो किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलेगा। अब देखिए, जनरल आइडिया की अगर बात की जाए तो जब भी हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन स्नेहता हमेशा बढ़ती है, और जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि कॉलम में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? घटती है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो आपके जनरल आइडिया के अनुसार आप कह देंगे कि यहाँ ऊपर से नीचे जाने पर घट रही है तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इस नियम के अनुसार, लेकिन आपका उत्तर गलत है। इसका उत्तर होता है क्लोरीन। क्लोरीन हैलोजन तत्वों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेहता वाला तत्व है। ना सिर्फ हैलोजन तत्वों में, अगर पीरियोडिक टेबल में पूरे में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेहता वाला अगर कोई तत्व पूछा जाए तो भी उसका उत्तर क्लोरीन ही होगा, क्योंकि क्लोरीन ही वह तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में प्रवेशित करने पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब ऊपर से नीचे जाने पे घटती है तो फिर ये क्लोरीन का ज़्यादा कैसे होता है? तो ये एक अपवाद है, इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। स्क्रीन पर आप ये फ्लोरीन का परमाणु देख पा रहे हैं और ये क्लोरीन का परमाणु है। अपेक्षाकृत फ्लोरीन का जो परमाणु होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है क्लोरीन से, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 9 है और क्लोरीन का 17 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या बनेगा? 2 और 7 बनेगा। इसका क्या बनेगा? 2, 8 और 7 बनेगा। यहाँ पर देखिए, आउटर मोस्ट सेल में दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि जो बाह्य कक्षा है दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखिए, ये परमाणु चूंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि कम जगह में ही 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हुए हैं। बाहरी कक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इतना ही जगह में 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और इसमें देखिए इनके पास कितना स्पेस है और इसमें भी उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब जब हम लोग बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेशित कराते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है जिस पर माइनस चार्ज है, और ये बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें भी माइनस चार्ज है। क्योंकि ये बहुत पास है, इस वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल वाला, वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन का अपोज करता है। क्यों? क्योंकि जो ऋण चिन्ह होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो धन और ऋण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर आवेश ऋण आवेश होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आने का विरोध करता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम होती है। एनर्जी क्या होता है? बहुत कम रिलीज होता है। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है
यानी कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे और उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेशित कराया जाएगा तो यहाँ पर ये इसका अपोज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसकी अपेक्षा में, तो यहाँ पर इसका प्रतिकर्षण कम होता है और इसीलिए यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन की। ठीक है, और अगर यही प्रश्न में इस टाइप से भी पूछे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में भी आपका उत्तर क्लोरीन ही सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखिए। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिया गया और इसका नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर OH आयन जो है इसने प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए Br जो यहाँ से हटेगा उसने यहाँ से सोडियम को प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर देखिए सोडियम और Br मिलकर के NaBr बना दिए और OH आयन यहाँ पर आकर के जुड़ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर मानव हृदय के बाएं आलिंद तक लेकर के जाती है? प्रश्न को पढ़ने से पहले उनमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, उनको भी आपको जानना बेहद जरूरी है, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर बात की गई है रुधिर वाहिका की। रुधिर वाहिका क्या होती है, तो ऐसे मनुष्य के शरीर में जो भी पार्ट है जो कि रुधिर को वाहक के तौर पर ले जाते हैं, यानी रुधिर को एक जगह से दूसरे जगह तक जो ले जाने वाले कार्य करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है रुधिर वाहिका। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सिरा और दूसरा धमनी। आपने पढ़ा होगा कि सिरा और धमनी में ही रक्त बहती है। अब देखिए, सिरा में जो रक्त बहता है वो शरीर के विभिन्न भाग से मानव हृदय तक ले जाया जाता है, यानी कि शरीर के भाग से जो भी खून है वो शुद्ध करने के लिए मानव हृदय के पास ले जाता है। वो कौन ले जाता है, सिरा ले जाता है। यानी इसमें जो रक्त बहेगा कैसा बहेगा, अशुद्ध बहेगा। अरे हृदय में जाके ही तो शुद्ध होगा, यानी इसमें अशुद्ध बहेगा। अशुद्ध का मतलब क्या हुआ, इसमें कचरा थोड़ी होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखिए धमनी क्या होता है, तो ऐसी वाहिका जो मनुष्य के हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, उसको धमनी कहा जाता है। देखिए, अब इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा। क्यों बहेगा, क्योंकि हृदय से जो भी रक्त आएगा वो तो ऑक्सीजन मिला ही होगा, यानी कि शुद्ध होगा। यहाँ तक क्लियर? हमने पढ़ लिया कि सिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहती है। अब आगे पढ़िए, फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर। ऑक्सीजनित रुधिर मतलब हमने क्या पढ़ा, यानी शुद्ध रुधिर। ठीक है, मानव हृदय के बाएं आलिंद तक लेकर के जाते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा चित्र बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से, इमेज उतनी अच्छी तो नहीं बना पाता, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इस टाइप से कुछ हृदय आपका होता है और यहाँ से ये वाला जो है ये आपका लेफ्ट आलिंद होता है और ये राइट आलिंद होता है, यानी ये बायां आलिंद, ये दायां आलिंद। और यही बोल रहा है कि बाएं आलिंद में ये जो वाहिका है, इस वाहिका का क्या नाम है, जो कि फेफड़े से आ रही है। ठीक है, मनुष्य के फेफड़े से जो आ रही है, ऐसा कुछ फेफड़ा होगा और यहाँ से जो आ रही है रुधिर लेकर के बाएं आलिंद में गिर रही है, तो इसी वाहिका का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इस वाहिका का नाम होता है फुफ्फुस। फुफ्फुस सिरा, या फिर अंग्रेजी में बोलें तो पल्मोनरी वेन इसको कहा जाता है। अब आपके मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर इसका उत्तर आप फुफ्फुस सिरा बता रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि सिरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर के हृदय तक जाता है, यानी कि सिरा में तो अशुद्ध रक्त बहना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है। तो आप इसका उत्तर सिरा कैसे बता रहे हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्यों सिरा होगा, इसको समझ लीजिए। देखिए हमने क्या पढ़ा कि शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त लेकर के जाता है उसको सिरा बोलते हैं। अब हृदय को छोड़ करके जहां से भी रक्त आएगा उसको सिरा ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से फेफड़े से ये वाला जो वाहिनी है जो रक्त लेकर के जा रही है, ये शरीर का अन्य भाग है, हृदय तो है नहीं फेफड़ा, तो यहाँ से जो वाहिनी निकल रही है इसको जाहिर सी बात है सिरा बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर? इस वजह से मैंने इसको सिरा बोला। अब आप बोलेंगे कि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, आप शुद्ध क्यों बता रहे हैं? देखिए फेफड़े का काम क्या होता है, फेफड़ा श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और यहीं पर जो आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, यहीं पर आता है फेफड़ा। ठीक है, और फेफड़े का ही ये काम है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करना। फेफड़े का क्या काम क्या है, ऑक्सीजन को मिक्स करना।
अब जब इस खून में इस फेफड़े ने ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया तो वो अशुद्ध कहाँ रहा, वो तो शुद्ध हो गया, क्योंकि शुद्ध की परिभाषा हमने यही पढ़ा था कि ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उसे हम लोग शुद्ध बोलते हैं। तो जब फेफड़े के द्वारा खून में ऑक्सीजन मिला दिया गया तो ये जाहिर सी बात है शुद्ध ब्लड हो गया, और यही इसीलिए तो यहाँ पर ऑक्सीजनित वर्ड का यूज किया गया है कि ये शुद्ध वर्ड है। और चूंकि ये शरीर के अन्य भाग से लाया जा रहा है इस वजह से इसको सिरा बोलते हैं। इस वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, फुफ्फुस सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त ही बहेगा। और इसका उत्तर जो पूछा गया था, बाएं आलिंद में कौन सा रुधिर वाहिका लेकर के जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का क्या नाम है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी की वजह से शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनावृत बीजीय या फिर अनावृत बीजी पौधे। अगला प्रश्न है, एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है। वातावरण के अनुरूप परिवर्तन यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुकूलन। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? देखिए 2 पॉइंट दिया गया है ए और बी, और उनके बीच की दूरी को एक बार जाते समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाया जाता है और लौटते समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से लौटा जाता है। तो औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है। जब भी दो स्थान की बीच की दूरी अगर समान रहती है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, जहाँ x पहला चाल है और y दूसरा चाल है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 2xy यानी 2 गुणे 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x प्लस वाई, x का मान 4 है और y का मान 2 है, यानी 16/6 आपका उत्तर हो जाएगा औसत चाल। यानी कि औसत चाल कितना आ गया? 16/6 किलोमीटर प्रति घंटा उस पूरी यात्रा की औसत चाल होगी। 68,000 भर्ती के पेपर का विज्ञान पार्ट पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक के माध्यम से सभी टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। रीजनिंग के पार्ट हो, चाहे ईवीएस के पार्ट हो या फिर एसएसटी के पार्ट हो और हिंदी के पार्ट, सभी को ट्रिक के माध्यम से करियर बिट के द्वारा डिटेल में कवर किया गया है। सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आप 68,000 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती के कंप्लीट पेपर का सलूशन देखना चाहते हैं तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।